माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उदाहरण दूं, हमारे एक पत्रकार हैं जानने पहचानने वाले, जब अयोध्या का कार्यक्रम हो रहा था तो कई दिन वहाँ रह करके उसके बाद हमको मिले थे और उन्होंने कहा, भाई साहब मैंने एक बड़ा विलक्षण दृश्य देखा। दो बातें उन्होंने कहा। एक तो ये कि आपने जो 5000 सफाई मित्र अयोध्या में भेजे थे, उनमें से स्वाभाविक बात है हमने अलग अलग जिलों में से भेजे थे, तो कोई अम्बेडकर नगर से गया था, कोई गोंडा से गया था, कोई गोरखपुर से गया था, नज़दीक के जिलों में से विशेष रूप से हमने भेजे थे, लखनऊ से गए थे। उनमें कहा कि उनमें इतना गर्व था कि भगवान के राम के धाम की हम सफाई कर रहे हैं, उनकी सड़कों की, उनकी गलियों की, उनके कचरा उठा रहे हैं भगवान राम के स्वागत में। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा, एक सफाई कर्मी आपका था जो एकदम से साफ रोड थी उस पर भी झाड़ू लगाया जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि भैया ये तो साफ है, यहाँ बहुत सारा इलाका ऐसा होगा जहाँ सफाई की वास्तव में आवश्यकता होगी, यहाँ क्यों कर रहे हैं? भैया मैं तो भगवान के प्रति अपनी सेवा कर रहा हूँ, बाकी लोग अपना अपना इलाका संभाल रहे हैं। तो ये होता है परम प्रेम। और चाचा जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने किया जरूर होगा कुछ, लेकिन वो परम प्रेम जो है, वो प्राण जो है, वो आपके कार्यों में से अयोध्या के प्रति ही कर रहे हैं। और एक बात और चाचा जी, आप बाकी कुछ माने या न माने, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कई बार भतीजा जो है वो चाचा से बेहतर निकल जाता है, तो वो भी हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहाँ तक शहरी विकास के कार्यों की बात है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 2017 के बाद लगभग 240 ये शहरीकरण, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड चल रहा है, हर व्यक्ति अपने गांव से निकल करके बगल के कस्बे में अपना मकान बनाना चाहता है, अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहता है। ये जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए पिछले 5 सालों में, पिछले 6 सालों में हम लोगों ने 3 नए नगर निगम बनाए, 113 नगर पंचायतें नहीं बनाई और 240 नगर निकायों का या तो उच्चीकरण किया है या तो हमने विस्तार उनका विस्तार किया। नगर पंचायत थी तो नगर पालिका, या तो उसका हमने विस्तार किया है। इतना ही नहीं माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले 10 वर्ष में हमारे विभाग का बजट 5 गुना बढ़ा है। आपके समय की अपेक्षा हमारा बजट जो है 2016-17 में जो बजट नगर विकास विभाग का 6528 करोड़ हुआ करता था, वो ये वर्तमान बजट जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो 25,698 करोड़ का है। 4 गुना से भी ज़्यादा हमने वृद्धि किया है। तो इस प्रकार अर्बनाइजेशन के काम को करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, उसमें बजट में बढ़ोतरी की गई। और एक बात बार बार आती है, शायद जब चर्चा होगी तो आएगी भी, कि आप बजट तो बनाते हैं लेकिन खर्चा ही नहीं करते हैं। आपके समय जो पूरे वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष के अंत में जो खर्च होता था, मैं 16-17 की ही बात कर देता हूं, तो 73% हुआ था आपके पूरे अंत में वित्तीय वर्ष के। अभी हम दिसंबर-जनवरी की स्थिति में ही हम 73% पहुंच चुके हैं और वित्तीय वर्ष के अंत में लगभग 90% पर जाकर के 90 से भी ऊपर का खर्चा हम करके हम दिखाएंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहाँ जो विशेष बातें हैं वो ये है कि पहले नगरों में जो सफाई व्यवस्था होती थी, मैं शुरुआत सबसे छोटे कार्य से कर रहा हूँ। सफाई का कोई समय निर्धारित नहीं था, कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं था, कब सफाई होगी जिसकी मर्जी होगी जब करेगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं करेगा। हमने पिछले 2 साल में विशेष रूप से ये अनुशासन लाने की कोशिश की है कि 5 बजे सुबह से उठ करके 8 बजे तक नगरों की सफाई हो जानी चाहिए। और उस पर मैं अपने सभी सफाई मित्रों को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने इस अनुशासन को पाला है। हमने फिर से अयोध्या में सफाई नहीं किया है। अयोध्या में तो हमारे जो महर्षि वाल्मीकि ने जो राम का नाम उजागर किया, उसी तरह से हमारे सफाई कर्मियों ने भगवान के धाम को उजागर करके दिखाया ही है। लेकिन साथ में हमारे सारे नगरों में और पिछले कई महीनों से की बात कर रहा हूँ, लगातार सफाई का सिलसिला जो है चालू है। और उसी के चलते आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में स्मार्ट सिटी का हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी कुछ दिन पहले मैं स्वयं गया था उस पुरस्कार को लेने। सफाई के क्षेत्र में हमारे नगरों को, हमारे नगर निकायों को बहुत सारे इनाम मिले। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा जो स्मार्ट सिटी का मिशन है वो पूरे देश में
पुरस्कृत हुआ है। हमारी जो ODF की जो व्यवस्था है, सारे नगरों को ओपन डेफिकेशन से फ्री करने का जो काम है, उस कार्य की प्रशंसा हुई है, उस कार्य पे हमको पुरस्कार मिला है। और तो और हमारे जो शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं, अमृत योजना, भविष्य के लिए अगर नगरों को तैयार करना हो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आवश्यकता को समझते हुए अमृत योजना ले आई, जिसमें सीवरेज बनाने का, पानी की बड़ी आपूर्ति के लिए बड़ी योजनाएं बनाने का, और लोगों को पार्क अच्छे बने, तालाब अच्छे बने, अमृत सरोवर अच्छे बने। ऐसे सैकड़ों तालाब जिन पर बहुत से लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ था, उनको कब्जा में से मुक्त करा करके उन तालाबों को हमने अमृत सरोवर की तरह जो है उसको हमने डेवलप करने का काम किया है माननीय अधिष्ठाता महोदय। उसी प्रकार स्वच्छ भारत में भी न सिर्फ झाड़ू लगाना, न सिर्फ सफाई करना, बल्कि मनुष्य और मशीन के सामंजस्य से, आपने अयोध्या में अगर देखा होगा तो जहां एक तरफ आदमी काम कर रहे थे, वहीं हमारे पास हमारे रोड स्वीपर से लेकर स्प्रिंकलर तक सारा जो मैकेनाइजेशन है वो काम हम करने पर बल दे रहे हैं, जिससे कि मानव शक्ति जो है का कई गुना परिणाम निकल सके। साथ ही हम जो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं उन पर भी हमारा पूरा ध्यान है माननीय अधिष्ठाता महोदय। हमारे जो गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं उनमें हमारा विशेष ध्यान है, और उसमें भी सभी की सभी योजनाएं में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वनिधि की योजना हो, सभी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 का काम कर रहा है। और एक साल नहीं, कई साल से हमें लगातार उसके इनाम मिल रहे हैं, पुरस्कार मिल रहे हैं, हमारे काम की प्रशंसा हो रही है। हमने साढ़े लगभग 14 लाख गरीबों को मकान पूर्ण करके उनके चरणों में अर्पण कर दिया है। उसी प्रकार PM स्वनिधि की जो योजना है, रेहड़ी पटरी पे छोटे व्यापारी जो खास करके कोरोना के बाद जो हमारे व्यापारी छोटे थे उनकी हालत खराब हो गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह योजना लाई, और उसमें भी हमारा राज्य जो है पूरे देश में बहुत अच्छा काम करने वाला राज्य बना है। उसी प्रकार खास करके महिलाओं को संगठित करके हमारी जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का जो काम है, उसमें भी पूरे देश में हमारा जो काम है बहुत प्रशंसित हुआ है। हम अब डिजिटलाइजेशन की तरफ भी नगरों को ले जा रहे हैं। एक उदाहरण दूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि हम अपने नगरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सुसज्ज करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो साथ में हो रही हैं, लेकिन जब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग हम नहीं करेंगे, उसका एक की संख्या में हमने नगरों में कैमरे लगा दिए हैं। सबकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, अगर अब कोई प्लाट कब्जा करने जाएगा तो कैमरे में कैद हो जाएगा और उसकी समस्या बढ़ जाएगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, उसी प्रकार हमने मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे राज्य सेक्टर में इस बार भी 26-27% हमारा बजट बढ़ाया गया है। और पिछले वर्ष से जो चुनौतियां, जो नगरों में जो काम करने जैसे काम थे, जो चुनौतियां हमने देखा, जैसे उदाहरण के रूप में जो मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि नगरों का विस्तार हुआ है, नगरों का उच्चीकरण हुआ है, लेकिन उन नगरों में उनकी क्षमता नहीं है उनकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए, सड़क, लाइट, ये सारी बातें। तो उसके लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया, और इस बार भी 650 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान है, जो पिछली बार से लगभग 43 करोड़ रुपए ज़्यादा है। उसी प्रकार माननीय अधिष्ठाता महोदय, नगरों में लोक निर्माण विभाग को अगर छोड़ दिया जाए, उनकी रोड जो निकलती थी उसमें से उसको छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास कोई डेडिकेटेड फंड नहीं होता था कि हम अपने नगरों की मरम्मत कर सकें या नए सुंदर मार्ग हम बना सकें। उसमें भी, उसके लिए भी इस वर्ष जो है पिछले वर्ष से और इस वर्ष हमको प्रावधान मिला है, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है, जो 300 करोड़ रुपया ज़्यादा है पिछले साल की अपेक्षा। उसी प्रकार सबसे पहली बार हमने ये बात महसूस किया कि हमारे नगर जो है, कई हमारे नगर जो है जिसमें धार्मिक स्थान है, पर्यटक स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, उनकी ध्यान रखने के लिए कोई योजना हमारे पास नहीं है। मैं पुनः आभार करूँगा माननीय वित्त मंत्री जी का कि 150 करोड़ रुपये हमको उस बजट में दिया गया। जो नगर अभी बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जो नए बने हैं, उनमें सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए 100 करोड़ रुपए के खर्च से आकांक्षी योजना, जिस तरह से आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाए गए हैं,
उसी प्रकार से आकांक्षी नगर बनाया गया है। नगरीय परिवहन में भी हम इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दे रहे हैं। संक्षिप्त करें कृपया। उसी प्रकार माननीय अधिष्ठाता महोदय, नगरीय झील पोखर की जो हमारी योजना है, गौशाला और बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए हमारी योजनाएं हैं और 2024-25 के बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बस आधा मिनट। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बार के बजट में ये सारी योजनाएं पिछली बार हमने इंट्रोड्यूस किया, इस बार उसमें ज़्यादा प्रावधान करके उनको ज़्यादा मजबूती से काम करने के लिए हमें कहा गया है। लेकिन इस बार की दो जो विलक्षण योजनाएं हैं उनको मैं जरूर बताना चाहूँगा। अर्बन फ्लड के लिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी उनका निराकरण करने के लिए। अभी लोग बात करेंगे सामने के लोग, तो जल भराव की बात आएगी ही आएगी और स्वाभाविक है कि आनी चाहिए। उसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की माननीय अधिष्ठाता महोदय व्यवस्था किया गया है। और कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे हम लोग अर्बन लाइफ को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज केयर के लिए जगह है। समाप्त करें माननीय मंत्री जी। उसके लिए तमाम तरह की अवस्थापना व्यवस्थाएं करने के लिए भी नई अवस्थापना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, चाहे वो टाउन हॉल हो, मैरिज हॉल हो, रेस्टिट्यूट होम हो, उसके लिए भी हमें 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक अंतिम बात मैं कह करके अपनी बात पूरी करूंगा कि चाहे G20 का सम्मेलन रहा हो, चाहे अयोध्या का महाकुंभ रहा हो, इन सारे में पूरी देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश के शहरी व्यवस्थापन के कार्य को देखा है। मैं आपके मार्फत, इस सदन के मार्फत अपने सभी नगर कर्मियों को, सफाई मित्रों को हम उनको बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। एक चीज़ और हम कर रहे हैं कि जो आवारा कुत्तों की जो समस्या नगरों में है उसके लिए भी हम माननीय मंत्री जी समाप्त करें, बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे कार्यों के साथ शिक्षा मंत्री जी 5000 करोड़ रुपया लगभग पिछले बजट। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। महाकुंभ आपकी बात आ गई अच्छे से, हमको मिला है। अयोध्या में अगर आप जाना नहीं ठीक समझते हो तो महाकुंभ देखने अवश्य आइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। हमारे पास 3, 4, 5 3 मद हैं, तीनों को मैं समवेत एक साथ पढ़ रहा हूँ। 2 मद हैं, 3, 4, 5 है। मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वर्ष में अनुदान संख्या 31 चिकित्सा विभाग चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,287 करोड़ 69,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। अगला मद है, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32 चिकित्सा विभाग एलोपैथी चिकित्सा के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,767 करोड़ 32,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। पांचवा है, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36 चिकित्सा विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,367 करोड़ 60,38,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, अन्य संस्थान आते हैं। यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो 2017 से लेकर अब तक चिकित्सा शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। 2017 से पहले मात्र उत्तर प्रदेश में 18 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज हमारे पास ये संख्या 65 हो चुकी है, जिसमें मेडिकल कॉलेज एवं संस्थान 35 हैं, निजी क्षेत्र के 30 हैं। एम्स हमारे पास 2 गोरखपुर एवं रायबरेली में है जो केंद्र सरकार संचालित करती है, और निर्माणाधीन 180 मेडिकल कॉलेज 14 है, और जो पीपीपी मोड पर प्रक्रियाधीन है 16 है। इस प्रकार से माननीय सभापति महोदय 75 के 75 जनपद मेडिकल कॉलेजों से आच्छादित हो जाएंगे। 16 जनपद ऐसे बचे हैं जहां पर अभी प्रक्रिया चल रही है, बाकी सभी
जनपदों में प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज 17 से पहले हमारे पास मात्र 6 होते थे, आज हमारे पास 23 नर्सिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है। और इसके अलावा सरकार ने तय किया है कि हम समय समय पर हर मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज सरकारी क्षेत्र का बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय बजट में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश राज्य को भी बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन उसके अतिरिक्त ये हम लोगों ने हर वर्ष नए मेडिकल कॉलेज के साथ नए नर्सिंग कॉलेज को भी जोड़ने का प्रावधान किया है। जो MBBS की सीटें हैं, 2017 से पहले 1990 सीटें होती थी, आज MBBS की सीटें 3,828 सीटें हैं। PG की सीटें हमारे पास मात्र 741 होती थी, आज हमारे पास 1,496 सीटें हैं। चिकित्सा शिक्षा का बजट जो 2017 से तक था वो था हमारा 4,327 करोड़ 52 लाख रुपए। आज हम कह सकते हैं कि बजट बढ़कर के लगभग 3 गुना हो गया है। आज 12,124 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट हमारे पास है। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विशेष रूप से राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा, कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, गोरखपुर में PMSSY के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी इलाज प्रदान किया जा रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, गोरखपुर में ट्रामा सेंटर का उच्चीकरण प्रस्तावित है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज संस्थानों में आवश्यकता अनुसार 50/100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की कार्रवाई गतिमान है। समस्त मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की स्थापना की गई है। SGPGI लखनऊ में 500 बेडेड एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की स्थापना हेतु वर्ष 2023-24 में प्रथम किस्त के रूप में 35 करोड़ 73 लाख रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए लगातार सरकार परिवर्तन कर रही है। चिकित्सा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में अगर हम गत वर्ष की तुलना देखें और 2017 की तुलना देखें तो आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। 2017 में हमारा बजट था 3,620, आज हमारा बजट है 4,200। नई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 3,620 थी सभापति महोदय, आज हमारे पास 4,283 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे 821 थे, आज हमारे 970 हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 20,573 थी, आज हमारे पास 25,573 है। प्रदेश में ANM की संख्या 10,560 थी, आज ये संख्या बढ़कर के लगभग दोगुनी 18,326 हो चुकी है। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स की संख्या 6 थी, अब 16 हो चुकी है। जो मिनी PICU है, पहले एक भी नहीं था सर, अब 15 हमारे पास उपलब्ध है। ब्लॉक स्तरीय इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर्स की संख्या पहले मात्र 96 थी, अब वो 177 हो चुकी है। दिमागी रोग के उपचार के लिए बाल रोगियों तो वेंटिलेटर बेड्स की संख्या पहले 82 थी, अब 187 हो चुकी है। डायलिसिस यूनिट्स की उपलब्धता वाले जनपद पहले मात्र एक जनपद में था 2017 से पहले, आज 75 के 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट्स की संख्या पहले 34 थी, आज हमारे पास 54 है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का बजट पहले से लगभग 2 गुने से अधिक हो चुका। पहले 13,514.36 करोड़ रुपए था, आज 28,134.10 करोड़ रुपए है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अभी तक जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम 4 करोड़ 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को जोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो व्यय आया है, जो गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 2,271 करोड़ रुपए निःशुल्क उपचार में खर्च किया गया है। 1,67,000 आशा कार्यकर्ता उनके परिवारों को भी हमने जन आरोग्य से जोड़ करके उनके लिए भी योजना बनाने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत हम डिजिटलीकरण करने जा रहे हैं सर। इसमें प्रदेश में 50/100 बेड की क्षमता वाले 75 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का निर्माण बजट में प्रस्तावित है। रोग निदान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज तथा 515 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इस योजना के अंतर्गत 1670 उपकेंद्रों का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है।
रोगियों तथा उनके तीमारदारों के चिकित्सालयों में उचित प्रवास हेतु रैन बसेरों का भी सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। रोगियों के संदर्भन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 102 एम्बुलेंस की सेवा की 674 तथा एएलएस सेवा की 81 पुरानी एम्बुलेंस के स्थान पर नवीन एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। अयोध्या में 500 शैय्या के एक नवीन चिकित्सालय की निर्माण की प्रक्रिया भी कार्रवाई चल रही है। मानव संसाधन में वृद्धि की गई है। प्रत्येक स्तर पर चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु मानव संसाधनों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से 17,805 भर्तियां प्रदेश में की गई हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, काउंसलर इत्यादि पदों पर भर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा 5,582 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के क्रियान्वयन हेतु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। सबसे अभिनव प्रयोग हमारी सरकार ने किया है। जो हमारी बहनें प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कराने के लिए सीएचसी के चक्कर लगाती थी, कहीं अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, कहीं हमारे पास पैथोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, तो हमने प्राइवेट जो हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर उनसे अनुबंध किया है। स्टेट बैंक के सहयोग से हम अपनी बहन के मोबाइल नंबर पर एक बारकोड भेजते हैं। बारकोड स्कैन करके जो अनुबंधित हमारे प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, हमारी बहन कहीं भी जाकर के अल्ट्रासाउंड करा सकती है, उसको कोई पैसा दे नहीं होगा, वो सरकार के खाते से पैसा कट जाएगा। इसके अलावा 12 प्रकार के रोगों के विषय में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सालय प्रयोगशालाओं तथा रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने हेतु यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल का विकास राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी तक अपने देश में होता था, प्रदेश में होता था कि जो हमारे संक्रामक रोग हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं मिल पाती थी। तो कोविड के दौरान जो हम लोगों ने काम किए अपने प्रदेश में, उसको हमने इन यूनिफाइड डिजीज सर्विस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा हेल्थ ऑनलाइन एवल्यूशन, पैरामीटर एवल्यूशन, होप के माध्यम से हमने अपने प्रदेश के जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं प्रारंभिक चरण में, सबको हमने ऑनलाइन किया है। हम लगातार अपने कंट्रोल रूम से उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हम मरीज को देख सकते हैं, मरीज किस स्थिति में है, मरीज के अटेंडेंट जो है उनको भी देख सकते हैं, हम जो चिकित्सक हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। इस प्रकार लगातार निगरानी किए जा रहे हैं। केयर एप्लीकेशन के माध्यम से सभी स्तर के चिकित्सालयों पर किसी उपकरण की उपलब्धता तथा उनकी क्रियाशीलता की मॉनिटरिंग के लिए एप्लीकेशन के माध्यम से सुनिश्चित करा जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट हमारे विभिन्न चिकित्सालयों में लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, कौन सा हमारा उपकरण काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने केयर एप्लीकेशन बनाया है। उसमें संबंधित अधिकारियों को, चिकित्सा अधिकारियों को नोट करना होगा कि कौन सा उपकरण कब खराब हुआ और उसको कब तक ठीक करा लिया जाएगा। और ये शासन स्तर से लगातार इस प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश के सभी अस्पतालों को गुणवत्तापरक समयबद्ध हम दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे बताने में प्रसन्नता है, इससे बड़ी संख्या में हमारी बचत भी हुई है। मंत्र एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसव की सुविधा युक्त प्रत्येक चिकित्सा इकाई पर गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराने तथा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए हम लोगों ने मंत्रा एप्लीकेशन बनाने का काम किया है। एवं प्रसूताओं के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड भी एप्लीकेशन के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। मंत्रा ऐप को 26वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के अंतर्गत सिल्वर मेडल पूरे देश में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत माइक्रो साइट परिकल्पना, इस परिकल्पना परियोजना के माध्यम से निजी क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, जिससे चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन संभव है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किए गए 100 माइक्रोसाइट में से 35 माइक्रोसाइट अकेले उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। स्कैन एंड शेयर मॉडल उत्तर प्रदेश जैसी व्यापक जनसंख्या वाले प्रदेश में चिकित्सालयों के बाह्य रोगी विभाग में रोगियों तथा उनके तीमारदारों हेतु प्रतीक्षा समय को न्यून करने हेतु स्कैन एंड शेयर मॉडल पर आधारित रोगी पंजीकरण सिस्टम प्रारंभ किया गया है। 60 लाख से अधिक स्कैन एंड शेयर स्टेशन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रदेश के चिकित्सालयों में चरणबद्ध तरीके से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्रियाशील किया जा रहा है, जिसके द्वारा प्रदेश के निवासियों को अधिक से अधिक पारदर्शी तथा समयबद्ध तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना संभव हो पाएगा।
इसके अलावा विशेष रूप से सभापति महोदय IIT कानपुर के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने किया है। प्रदेश के जनमानस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शोध सेवाओं की उपलब्धता हेतु IIT कानपुर के साथ हमने MOU किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश में तकनीकी आधारित स्वास्थ्य सेवाओं तथा टेली रेडियोलॉजी का एक नया अध्याय प्रारंभ करने हम सब जा रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से प्रतिदिन हम 70,000 मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ई संजीवनी हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर उपलब्ध है, इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर उपलब्ध है, जहां पर हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरीजों का उपचार किया जा रहा है और ये बड़ी संख्या 70,000 के लगभग प्रतिदिन ऐसे मरीजों को हम सब अटेंड करने का काम कर रहे हैं और इसके हम देश में दूसरे स्थान पर हैं इस प्रकार का काम करने के लिए। टेली मानसिक स्वास्थ्य टेली कंसल्टेशन के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु टेली मानस सुविधा का प्रयोग प्रदेश में किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 4 टेली मानस केंद्रों पर 73 परामर्शदाताओं के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4,569 बच्चों को अनेक दुसाध्य रोगों यथा हृदय रोग, दृष्टि रोग, तंत्रिका रोग के तंत्र क्लेपेट्स क्लिप तथा पायलट इत्यादि हेतु शल्य चिकित्सा संपादित की गई। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 6,58,000 से अधिक कैटेट ऑपरेशन निःशुल्क किए गए। इसी के साथ 43,87,000 से अधिक स्कूली छात्रों की दृष्टि रोगों हेतु जांच करते हुए 78,000 से अधिक बच्चों तथा 53,000 से अधिक वृद्ध व्यक्तियों को निःशुल्क चश्मा वितरण भी आई स्क्रीनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। PPP मोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत प्रदेश में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में डायलिसिस सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के साथ प्रदेश के 69 जनपदों में CT स्कैन की सुविधा तथा 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हेल्थ इंडेक्स में सुधार, राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप SRS सर्वे के अनुसार मात्र मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से घटकर 2022 में 167 प्रति लाख हो गई है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप SRS सर्वे के अनुसार शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई है। 2022 में 38,000 प्रति हजार हो गई है। वर्ष 2017 की तुलना में 2023 में AES जेई एवं रोग नियंत्रण गतिविधियों की उपलब्धि, AES की रोगियों की संख्या में 76% की कमी आई है। SCS की रोगियों की संख्या में 98% की कमी आई है। SCS रोगियों की मृत्यु दर में 91% की कमी आई है। जेई के रोगियों की संख्या में 85% की कमी आई है। जेई रोगियों की मृत्यु दर में 97% की कमी आई है। मलेरिया, डेंगू एवं चिकुनगुनिया, आप जानते हैं सभापति महोदय, पूरा सदन जानता है, जो संचारी रोग अभियान समय समय पर चलाकर इन सभी रोगों पर हमने कंट्रोल सफलतापूर्वक स्थापित करने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय डिप्टी CM साहब, आपने अपनी समय सीमा पर अपना इतना लोक महत्व का विभाग का जो प्रस्ताव रखा। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। मैं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश का ये प्रस्ताव कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदान संख्या 54 लोक निर्माण विभाग अधिष्ठान के अंतर्गत होने वाले परव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 3,486 करोड़ 95,93,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत करता की जाए। अगर आप कहें मेरे पास 4 है, मैं पढ़ा हुआ मान ली अनुदान संख्या 55 में श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55 लोक निर्माण विभाग भवन के अंतर्गत होने वाले परव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 310 करोड़ 28,60,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। अनुदान संख्या 57 में श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से प्रस्ताव है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के अनुदान संख्या 57 लोक निर्माण विभाग संचार साधन सेतु के अंतर्गत होने वाले परव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए
रुपये 4,284 करोड़ 33,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। अनुदान संख्या 58 मैं श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से ये प्रस्ताव है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्षों में अनुदान संख्या 58 लोक निर्माण विभाग संचार साधन सड़कों के अंतर्गत होने वाले परव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 28,867 करोड़ 18,29,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। माननीय निष्ठाता महोदय, लोक निर्माण विभाग का जहाँ तक परिप्रेक्ष्य है, मैं ये कहना चाहता हूँ और सभी को ज्ञात है कि रोड और सेतु एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी राज्य के विकास के लिए। और सर्वप्रथम मैं सदन का ध्यान और यहाँ पूरे देश और विश्व का ध्यान आज के समय केंद्रित है अयोध्या धाम की नगरी, जहाँ लोक निर्माण विभाग को भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जहाँ एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ प्रभु राम जी का, दूसरी तरफ एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण हुआ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुरूप और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अयोध्या की नगरी में देखने को मिला है। मैं कह सकता हूं कि हमारे लोक निर्माण विभाग और तमाम उसके जो PSUs हैं, निर्माण निगम और सेतु निगम, सब ने रात दिन मेहनत करके समय से पहले कार्य करने का काम किया है। और यहाँ हमारे आदरणीय शिवपाल जी और उनके साथी सब बैठे हैं। अध्यक्ष जी के निमंत्रण में तो नहीं जा रहे हैं, मगर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूँ कि जाके देखिए अयोध्या का विकास, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट वहाँ पे करके योगी सरकार ने दिखाया है। 4 लेनिंग रोड्स की, हमारे वहाँ रोड के साथ सौंदर्यकरण, फसाड। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।